गुड मॉर्निंग बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। हमने सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, हमेशा जो प्लांट्स होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और सेकेंडरी ग्रोथ में हमेशा प्लांट की चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक बॉडी प्लान ऑफ टिपिकल डाइकॉट प्लांट। जैसा कि हमें पता है डाइकॉट प्लांट एंजियोस्पर्म में आते हैं और डाइकॉट प्लांट में अगर हम देखा जाए तो डाइकॉट प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट किसे बोलते हैं हम, जिनके पास 2 कॉटिलिडन हो। 2 कॉटिलिडन अगर प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। इनके पास 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। आज हम एक डाइकॉट प्लांट्स के अंदर हम एक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, सरसों, जो कि डाइकॉट प्लांट है और एंजियोस्पर्म का ये प्लांट है। ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बॉटनिकल नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस। और जब भी हम बॉटनिकल नाम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। बाइनेमल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमेशा जब भी हम बॉटनिकल नाम लिखते हैं तो उसमें हम नीचे अंडरलाइन करेंगे, और अगर या फिर उसे इटैलिक में लिखा जाता है तिरछा। तो मैंने एक लिखा है ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस, उसके नीचे अंडरलाइन किया। ये अंडरलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसके बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके हैबिटेट और हैबिटाट के बारे में। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप किसे कहते हैं, अब भी हमारा ये क्वेश्चन होगा कि मैडम 1 वर्षीय पादप किसे कहेंगे। 1 वर्षीय पादप वे होते हैं जो कि 1 वर्ष में अपना संपूर्ण लाइफ कंप्लीट करते हैं। मतलब एक ही साल में वो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होगी। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ के थ्रू मान लो कोई सीड है, उसने सीड ने मिट्टी में ग्रो किया, जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला उसने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद उसमें 2 पार्ट्स निकलते हैं सीड में। सबसे पहले 2 पार्ट्स निकलते हैं जो मैंने कल आपको बताया था। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, जब सीड को एक अच्छा एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी और ऑप्टिमम वाटर मिलेगा तब सीड ग्रो करते हैं। तो जब सीड ग्रो करते हैं तो सीड में क्या होता है, उनमें 2 पार्ट्स निकलते हैं ग्रो करता है। एक तो होता है एक पार्ट ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये अगर हम सीड का, अगर तुम्हें याद हो तो जब ग्रो होता है तो नीचे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर या रेडिकल, और ऊपर वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्रांकुर या पिम्यूल। ये प्रांकुर ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है। और जो मूलांकुर होता है जिससे आगे जाके जड़ें बनती है वो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल ग्रो करेगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में, और ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ग्रोथ करता है। जब मूलांकुर से पूरा रूट सिस्टम बनता है और प्रांकुर से पूरा सूट सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें तो इस प्लांट में हम बता रहे कि 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय पादप है यानी कि एक ही वर्ष में ये अपनी पहले वेजिटेटिव ग्रोथ के थ्रू मूलांकुर प्रांकुर से एक पूरा प्लांट बनाएगा, और फिर जब अच्छी कंडीशंस आएगी तो उनमें वेजिटेटिव पार्ट से वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव पार्ट ही आगे जाके उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएंगे। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे क्या क्या चीज़ें होती है मैंने तुम्हें बताया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट के फॉर्म में उसके अंदर एंड्रोसिम होता है और एक गाइनोसिम होता है जो कि इसका फीमेल पार्ट होता है। और प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसी में, जब प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर जब पॉलिनेशन होता है उसके थ्रू हमें सीड मिलता है, और वही सीड आगे ग्रो करके एक नया प्लांट बनाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने बताया कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये 1 वर्षीय पादप है, यानी कि एक ही साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगा। यूपी में, पंजाब में और राजस्थान में ये जो तिलहनी फसल के रूप में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तिलहनी मतलब जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं सरसों से हम। ठीक है, तो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में ये मुख्य फसल है जो कि तिलहनी फसल के रूप में पाई जाती है, और ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट है इसका रूट या जड़। मैंने बताया रूट कहाँ से निकलती है, मूलांकुर से। रूट, इसके अंदर टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट प्लांट्स के बारे में, और हमने फर्स्टली बता दिया था कि डाइकॉट प्लांट्स में हमेशा टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट होता है तो टैप रूट कैसे निकलती है, जब मूलांकुर निकलता है तो उसके मुख्य पार्ट से जब जड़ें निकलना शुरू हो, इस टाइप से टैप रूट सिस्टम निकलता है। ये जैसे जड़ें हैं
मुख्य भाग से जड़ें निकलेगी, फिर उसी से प्राइमरी रूट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ऐसे करते हुए पूरा टैप रूट सिस्टम बनता है रूट्स के अंदर। और ये हमेशा इसके रेडिकल से बनती है, इसी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और जो प्राइमरी होते हुए अपनी बहुत सारी शाखाओं से मिलकर पूरा टैप रूट सिस्टम बनाती है। टैप रूट सिस्टम मूलामूल जड़ तंत्र भी कहा जाता है। मूलामूल से नई नई शाखाएं निकलकर जमीन पर फैल जाती है, परंतु प्राथमिक मूल की मुख्यतः सदैव ही यह बनी रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा तना। तना कैसा है, इसमें हम बोल रहे हैं कि एक वर्षीय पादप है, तो एक वर्षीय पादप है, इनमें तना होता है एनुअल हर्ब। तो हम फर्स्ट पेपर में डिस्कस करेंगे प्लांट्स के कौन कौन से ट्री के फॉर्म में भी होते हैं, कुछ प्लांट्स, कुछ हर्ब होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं। तो ये होता है हमारा एनुअल हर्ब या एक वर्षीय शाख होता है, एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए से हम बोलते हैं एक वर्षीय शाख। अगर ये शाख है तो शाखीय पौधों में जो हर्ब्स होते हैं उनमें तना कोमल होता है, हरा होता है और शाखीय स्वभाव का होगा। इनके अंदर क्या होता है, जब ये सीड जब ग्रो करता है, ये एक सीड है, जब ये ग्रो करेगा तो इनमें जो प्रांकुर निकलता है जो कि नेगेटिवली गुरुत्वाकर्षण बल के नेगेटिवली ग्रो करता है, नेगेटिव ग्रेविटेशनल के फोर्स के विपरीत दिशा में जब ये ग्रो करता है तो प्रांकुर का फॉर्मेशन होता है। प्रांकुर पूरा सूट सिस्टम बनाता है। सूट में क्या आता है, ऊपरी सूट सिस्टम जब बनता है तो उसका जो ऊपरी सिरे पर जब सबसे ऊपर की तरफ जो बर्ड्स होती है वो बर्ड एपिकल बर्ड कहलाती है, और इसी बर्ड से स्टेम का पूरा एक स्टेम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर जड़ों को तो उनके पाँव कह सकते हैं, और जो सूट सिस्टम होता है उसको उसका पूरा बाकी की बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि सूट सिस्टम से स्टेम का फॉर्मेशन होता है, और स्टेम से ही आगे कुछ शाखाएं निकलती है, कुछ लीव्स निकलती है, और वहीं से फ्लावर का फॉर्मेशन भी होता है। फ्लावर कब बनते हैं, जब प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तब फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर प्लांट्स के आवश्यक अंग के रूप में होते हैं। और आवश्यक अंग है जिनके अंदर शाखाएं, पत्तियां और पुष्प होते हैं। और इनमें जो तना होता है वो कैसा होता है, इनमें तना होता है सॉलिड, एक तो तना एकदम खड़ा रहता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और तने के ऊपर कुछ रोम उपस्थित होते हैं, इसीलिए हम उसे ग्लैमरस या रोमिल तना भी कहा जाता है। इन पौधों, सरसों के जो प्लांट्स होते हैं उनका एक मुख्य लक्षण है, इनमें मुख्य लक्षण ये है कि इनके पौधों में से एक तीखी सी गंध आती है, जो इसका मुख्य लक्षण है, तो वो सल्फर युक्त यौगिकों के कारण आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ, इसके अंदर जो लीफ होती है एकदम वीणा का जो आकार होता है, जो वीणा हमने देखी हुई है, वीणा का आकार कैसा होता है, इस प्रकार से वीणा का आकार होता है, इस प्रकार की लीफ इनमें उपस्थित होती है, इसमें इस प्रकार की लीफ होती है। ठीक है, इनमें वीणा के आकार की चपटी लीफ उपस्थित होती है। पौधे का मुख्य अंग होता है पौधे की पत्तियां, क्योंकि लीफ जो होती है, लीफ का ही मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पत्तियों में भी मुख्य होता है उनका हरित लवक, उनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां अपना भोजन बनाती है। पत्तियां क्या करेगी, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करेगी, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा, जो कि पौधे का भोज्य पदार्थ होगा, और वो पौधे के संपूर्ण पादप शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। और इनके अंदर हमने बताया लीफ कैसी होती है, लीफ चपटी होती है, फॉलियस पॉइंट प्रेजेंट होती है। उनमें जो लीफ होती है वो अल्टरनेट होती है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, अल्टरनेट। पिट्यूलेटेड होता है या ससाइल, पिट्यूलेटेड यानी कि लीफ के नीचे ऐसे पिट्यूल्स, लीफ जहाँ से उभरा वहाँ एक पिट्यूल भी प्रेजेंट होता है। व्रंथीय हो सकती है या अव्रंथीय, पिट्यूलेटेड या ससाइल होती है, सिंपल होती है, वीणा के आकार की होती है, लेमिना बहुत बड़ा होता है इसका जो पर्णाधार है। इनमें एक सीरी जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है, जो कि डाइकॉट का लक्षण है। डाइकॉट के अकॉर्डिंग, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है उनमें लीफ में हमेशा जो सिराविन्यास है वो कैसा होता है, हमेशा रेटिकुलेटेड सिराविन्यास, और इनके अंदर होता है यूनिकोस्टल रेटिकुलेट वेनिएशन।
एक सिर, ये जालिकावत सिरा विन्यास। इसके साथ साथ कई बार होता है पौधों में जो पत्तियां उपस्थित होती हैं, उन पत्तियों के पास में एक छोटी सी पत्ती उसको बोलते हैं स्ट्यूप्यूल। इनके अंदर जो लीव्स होती है, इसके पास में कोई छोटी सी पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्स स्ट्यूप्लेट। इनमें जो लीफ होती है उसका मुख्य कार्य होता है एक तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों को बनाना और दूसरा वाष्पो उत्सर्जन में सहायता करना। लीफ में एक्रोपिटल सक्सेशन पाया जाता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या होगा, जब लीफ के अंदर जब ग्रोथ होती है तो इनके अंदर क्या होता है, जो छोटी पत्तियां और जो यंग लीव्स होती है वो ऊपर की तरफ होगी और जो बड़ी और जो मैच्योर लीव्स होती है वो नीचे की तरफ होती है, इसलिए ये होता है अग्राभिसारी क्रम या एक्रोपिटल क्रम कहा जाता है। लीफ की जो सरफेस होती है वो अरोमील होती है, मतलब उसमें कोई भी प्रकार के रोम उपस्थित नहीं होंगे और वीणा की समान पत्ती होती है, ये तो इनका विशेष लक्षण है। फिर है इसका इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब होता है फ्लावर की जो एक्सिस होती है, पुष्प के अक्ष पर पुष्पों की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से पुष्प उसके ऊपर उपस्थित है, उसका क्या विन्यास है, उसे हम बोलते हैं पुष्प क्रम या इन्फ्लोरोसेंस। पुष्प देखा जाए तो पुष्प क्रम में जो पुष्प होते हैं, पुष्प एक तरह से प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इनमें पुष्प या तो अकेले उपस्थित होते हैं या समूह में सॉलिटरी और ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस रेसिमी टाइप का होता है और इनमें जो वृद्धि होती है वो अनलिमिटेड या असीमित होती है, मतलब वो एक जगह पर जाके वृद्धि रुकेगी नहीं, मुख्य अक्ष कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट है पुष्प। इनमें भी पुष्प जो होते हैं, इनको हमने बोला पुष्प प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। हमने पहले ही बता दिया कि पुष्प प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इनमें प्राय पुष्प पीले रंग के होते हैं, छोटे होते हैं और सवृंत होते हैं, मतलब इनके पुष्प, जैसे ये पुष्प लगा हुआ तो इसके नीचे वृंत होगा, उसके बाद में ये पुष्प होगा। इनमें जो पुष्प होता है वो टेट्रामेरस होता है, यानी कि इनमें जितने भी पुष्प के जो अंदर के अंग होंगे, जैसे बाह्य दलपत्र है, वह चरचर के जोड़ों में होंगे, इसलिए इसको टेट्रामेरस या इसको हम बोलते हैं टेट्रामेरस। बाह्य दलपत्र चरचर के जोड़ों में होते हैं। पुष्प में पुमंग व जायांग उपस्थित होता है, इसीलिए ये फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे और ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं। इनके अंदर कोई प्रकार का सहपत्र नहीं पाया जाता पुष्प के नीचे, इसलिए इसे बोलते हैं इब्रेक्टेड। ठीक है, पुष्प होता क्या है, पुष्प प्रकृति का सबसे सुंदर और सर्वाधिक आकर्षक संरचना होती है। ये पौधों में सर्वाधिक आवश्यक अंग कहा जा सकता है, क्योंकि यह पौधे का वह हिस्सा होता है जहाँ प्रजनन प्रक्रियाएं होती है। पुष्प के द्वारा ही आगे चलकर बीज का निर्माण होता है, जिसकी वंश वृद्धि होती है। पुष्प को रूपांतरित व संगठित प्रहो भी माना जाता है, क्योंकि पुष्प पर उत्पन्न चक्रों की व्यवस्था क्रम प्रहो पर पर्ण विन्यास के समान ही होती है। सरसों के पौधों का पुष्प अत्यंत आकर्षक होता है, जो कि पीले रंग का होता है, छोटा होता है, सवृंत होता है तथा टेट्रामेरस होता है। इन पर कोई दो चक्रों में दल व बाह्य दल पत्र चरचर की संख्या में पाए जाते हैं। पुष्प में पुमंग नर जनन संरचना और जायांग मादा जनन संरचना होती है। पुष्प द्विलिंगी या उभयलिंगी होते और यह एक पूर्ण पुष्प होता है। इनमें सभी चक्रों की संरचनाएं, सभी चक्र उपस्थित होते हैं। पुष्प को उत्पन्न करने वाले प्रहो अक्ष में किसी भी प्रकार की कायिक संरचना सहपत्र अनुपस्थित होते हैं, अतः इस प्रकार पुष्प को हम असहपत्री या इब्रेक्टेड कहा जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह्य दलपुंज, कैलिक्स दलपुंज, कोरोला दलपुंज, पुमंग, एंड्रोसियम, जायांग, गाइनोसियम एक ही एक्सिस पर उपस्थित होते हैं, जिस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन या थैलेमस। वैसे पुष्पासन की आकृति विभिन्न पुष्पों में अनेक प्रकार, जैसे उत्तल या उभरी हुई, चपटी, नुकीली, इलोंगेटेड या प्याले के समान हो सकती है, परंतु सरसों के पौधे में कुछ उभरा हुआ या उत्तल प्रकार का होता है। पुष्प के चारों तरफ पुष्पों के चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दो चक्रों में कैलिक्स एंड कोरोला, जो कि सहायक या अनावश्यक अंग के रूप में होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य पुष्प की जनन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना होता है और पुष्प की जनन संरचनाओं की सुरक्षा प्रदान करना होता है। परागण के लिए
कीटों को अपने दलपत्रों की सुंदरता के द्वारा ये आकर्षित करते हैं, जबकि पुष्प के दूसरे दो आंतरिक चक्र पुमंग और जायंग इनके आवश्यक अंग होते हैं, क्योंकि ये प्रजनन की मुख्य भूमिका निभाते हैं। सरसों के पुष्प में उपस्थित विभिन्न संरचनाएं हैं। पहला है इसका पुष्पवृंत। इनमें डंठल नुमा और बेलनाकार छोटा तथा हरे रंग का डंठल उपस्थित होता है। ये पुष्पों को अवृंत या इनमें पुष्पों में जहाँ डंठल उपस्थित होता है उसे सवृंत, और जिनमें डंठल अनुपस्थित होगा उनको अवृंत पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कैलिक्स। कैलिक्स यह सबसे बाह्य और पहला चक्र होता है। बाह्य दलपुंज, इनमें 4 सेपल्स या दलपत्र होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, और ये सब अलग अलग होते हैं। पुष्पों के अंदर बाह्य दलपत्र का अलग अलग पाया जाना पॉलीसेपेलस कंडीशन कहलाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करना, और इसमें हरे रंग होने के कारण यह पुष्पों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट इसका है दूसरा चक्र होता है जो कि रंगीन होता है, कोरोला। दूसरा है कोरोला या दल पुंज। दूसरा चक्र है जो रंगीन होता है। ये पौधों की सुंदरता व सुगंध, इसी से पौधों में सुंदरता आती है तथा सुगंध तथा आकर्षण के लिए होता है। ये कीटों को आकर्षण में भी आकर्षित करता है, साथ साथ परागण में भी सहायता करता है। दलपुंज को, इनमें भी जो दलपुंज होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन। इसका मुख्य कार्य होता है, पुष्प का मुख्य कार्य होता है पौधों में दूसरे जो जितने भी जो कीट पतंगे उनको आकर्षित करना। इन पौधों का मुख्य लक्षण होता है, जो सरसों के पौधे में जो पीले रंग के फ्लावर होते हैं, उनमें पीले दलपत्र के नीचे पतले व ऊपर से चौड़े होते हैं। इनमें जो दलपत्र होते हैं वो इस प्रकार से होंगे, नीचे से तो होंगे पतले तथा ऊपर से होंगे चौड़े। जो नीचे से पतले होते हैं इनको बोलते हैं क्लॉ या नखर, और ऊपर से जो चौड़ा होता है उसको बोलते हैं हम फलक या लिम। ये इस पौधे का मुख्य लक्षण है। और इस प्रकार के जो दलपत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं नखराकृत। इस प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलेंगे? नखराकृत या क्लाउड। इसका मुख्य कार्य होता है आकर्षण करके परागण में सहायता करना तथा इनमें कोर स्पर्शी या वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पुमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, और यह पुष्प का आवश्यक अंग के रूप में पाया जाता है। इसे पुमंग को पौधे का मेल जनन अंग भी कहा जाता है। इनमें 6 पुंकेसर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होता है, एक लंबी पतली व नलिकाकार, 2 भाग होंगे, एक पतली लंबी नलिकाकार संरचना, और ऊपर होगा इनके अंदर, जिसे हम इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इसके जो कि यांत्रिक संरचना, और इसका मुख्य कार्य होता है सिरे पर उपस्थित एंथर परागकोश को, ये होता है परागकोश, एंथर कोश को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही ये पुष्पासन से लगा रहता है। परागकोश में पुमंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है। परागकोश 2 पालियों में, इसमें 2 पालियाँ होती है, 2 पालियों में विभेदित होता है। ये दोनों पालियाँ यूजी के द्वारा, ये यहाँ पर एक यूजी जैसी संरचना होती है, जिसे कनेक्टिव भी बोलते हैं, कनेक्टिव से जुड़ी रहती है। प्रत्येक एंथरलोब को पुनः 2 प्रकोष्ठों के अंदर बांटा जाता है। इस प्रकार सरसों में एक परागकोश में 4 पोलेंसेक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पोलेंसेक में एक माइक्रोस्पोरेंजियम उपस्थित होता है। क्योंकि सरसों में एंथर में 2 पालियाँ होती हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डाइथिकस या द्विपालित पुंकेसर। परागकोशों का जो स्पुटन होता है, वो परागकोशों का स्पुटन इंट्रोस प्रकार का होता है, अंतर्मुखी प्रकार का होता है। इसके अलावा इनमें जो 6 पुंकेसर होते हैं वो 4+2 के फॉर्म में होते हैं। 4 बड़े होते हैं जो भीतर वाले चक्र में पाए जाते हैं, तो 2 बड़े होते हैं जो बाह्य चक्र में उपस्थित होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राडाइमस कंडीशन। चौथा है हमारा लास्ट है हमारा गायनोसियम, चौथा तथा अंतिम चक्र। यह चक्र भी आवश्यक अंग के रूप में पुष्पों में उपस्थित होता है, और यह पौधे का फीमेल या मादा जनन अंग के रूप में होता है। इनमें 2 अंडक उपस्थित होते हैं, एक संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था को हम द्विअंडपी, युक्तांडपी या
बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है। सरसों के पुष्प में जायांग के दोनों अंडक मिलकर एक संयुक्त संरचना बना लेते हैं जिसे हम ओवरी कहेंगे। इनमें इस प्रकार से ओवरी होती है। ये इसकी स्टिग्मा स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ठीक है। इनमें एक जो अंडा से ओवरी वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होता है। यदि अंडकों की संख्या का अनुमान केवल अंडाशय में अनुप्रस्थ काट एवं वर्तिकाग्र में उपस्थित विभाजन रेखा के द्वारा ही लगाया जा सकता है। वैसे सरसों एवं ब्रेसिकेसी कुल के अन्य सदस्यों का अंडाशय प्रारंभ में यूनिलोक्यूलर होता है और बाद में एक फाल्स वॉल बनने की वजह से इनमें बाइलोक्यूलर कंडीशन दिखाई देती है। अतः ऐसे अंडाशय में बीजांडों का जो व्यवस्था क्रम होता है वो पार्शियल होता है। जो इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो वित्तीय विन्यास में उपस्थित होते हैं, क्योंकि दोनों वित्तीय विन्यास या इसको बोलते हैं पेरियटल अरेंजमेंट पाया जाता है, क्योंकि दोनों अंडकों के किनारों बाहर की ओर मुड़े होते हैं। किनारों पर प्लेसेंटा उपस्थित होती है जिसमें ओव्यूल जुड़े रहते हैं। सरसों के पुष्प में अंडाशय या संपूर्ण जायांग ही पुष्पासन पर पुष्प के अन्य चक्रों की तुलना में अधिक उच्चतर स्थिति में पाया जाता है। अतः इस प्रकार के अंडाशय को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं, क्योंकि पुष्प को अन्य चक्र अंडाशय की तुलना में निम्नतर लोअर पोजीशन पर पाए जाते हैं। अतः ऐसे पुष्प को हम हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहते हैं। इनमें वर्तिकाग्र छोटी होती है तथा जो इनमें स्टाइल वर्तिका छोटी होती है तथा वर्तिकाग्र द्विपालित होता है। इनमें फल कैप्सूल या सिलिक्वा प्रकार का पाया जाता है। कूटपटी एक कोष्ठीय कूटपटयुक्त अंडाशय से बनता है। कूट भित्ति पर आभासी पट के रूप में बीज लगे रहते हैं। इस प्रकार सर्वसुलभ आसानी से प्राप्त सरसों के पौधे में पुष्पधारी पौधे के आधार में हम बेसिक प्लान के बारे में बता चुके हैं। थैंक यू सो मच।